गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल करेंट मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 2 चैप्टर लेकर के आया हूं। चैप्टर पार्ट 2 नहीं है, पार्ट चैप्टर तो फर्स्ट ही है, उसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो जिस किसी भी ने मेरे इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकता है। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये मेरा विश्वास है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में बात करते हैं आज पहले पॉइंट की, तो भारत शासन अधिनियम 1858 की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पार्ट 1 जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक्ट थे, जो कि मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1853 तक डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने बताया था इसका सेकंड जो पार्ट था वो था ब्रिटिश ताज के अधीन एक्ट, जो कि 1858 से 1935 तक थे। तो बात करते हैं आगे। इसी का पहला पॉइंट कि इस एक्ट के तहत भारत का शासन प्रशासन महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। आप याद रखेंगे कि इस एक्ट के तहत भारत का शासन प्रशासन जो था वो सब महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। मतलब कंपनी का उस पर अधिकार नहीं था या कंपनी उस पर शासन नहीं कर सकती थी। अब सीधे सीधे इस पर कौन करेगा शासन? महारानी विक्टोरिया करेंगी। आप ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट था कि भारत के गवर्नर के पद को नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। आपको याद होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का जो बोलते बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उस पद को सुशोभित करने वाला पहला व्यक्ति वारेन हेस्टिंग था। और उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसे बंगाल का नहीं, पूरे भारत का संपूर्ण, मतलब पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो बंगाल का गवर्नर था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और उस पद को सुशोभित करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है। और अब उसी गवर्नर जनरल, जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसी के पद को नाम को बदल करके अब क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। अब वो भारत का वायसराय कहा जाने लगा। बात करते हैं प्रथम भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। आप याद रखेंगे, पूछे सीधे सीधे एग्जाम में आता है कि बताइए भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया था, तो आपको जवाब देना होगा 1858 एक्ट के तहत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। और इस पद में भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। मतलब ये जो पद बनाया गया इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति को मतलब इसमें निहित कर दिया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 की। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, तो इस एक्ट के तहत पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में अब भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। मतलब अब जब कोई कानून बनेगा उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, उसमें भारतीयों को भी अवगत कराया जाएगा उस कानून से, उस नियम से। ठीक है। उनसे एक तरीके से उनसे भी राय ली जाएगी। ठीक है। तो कहने मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाने लगा। दूसरी बात करें तो वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। मतलब अब जो वायसराय था, जो कि वायसराय था जिसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, वो अब परिषद की संस्तुति के बिना भी अध्यादेश जारी कर सकता था। ये पॉइंट कह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस एक्ट के तहत मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसियों को, जो मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसी थी, उनको पुनः विधायी शक्तियां दे करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ठीक। आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि आपको जैसा कि मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियां जो थी एक तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई थी, या ये कह सकते थे कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, इनको अब तरीके से फिर से इनको विधायी शक्तियां दे दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की। नेक्स्ट एक्ट है 1892। इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के तहत निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पूरे चैप्टर का कि बताइए किस एक्ट के तहत कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, तो 1892
2 के तहत हुई थी। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब अब क्या था, तो केंद्रीय परिषद के जो सदस्य थे, भारतीय सदस्य, अब वो बजट पर बहस भी कर सकते थे और सरकार से प्रश्न को पूछ भी सकते थे। ऐसा इसमें उनको परमिशन दे दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की यानी 1909 की बात करते हैं हम। कह रहा इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे पहला पॉइंट कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लें कि उस समय लॉर्ड मार्ले कौन थे, तो लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। जैसा कि मैंने बताया पिछले एक बार राज्य सचिव पद सृजित किया गया था उससे पहले। ठीक है, तो उस समय लॉर्ड मार्ले जो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि इसे मार्ले मिंटो क्यों कहा जाता, तो मार्ले मिंटो इस एक्ट को इसलिए कहा जाता क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड के भारत में राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, इसीलिए इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस एक्ट के तहत प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आप याद रखेंगे कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें पृथक किया। किस एक्ट के तहत पृथक कर दिया गया था, तो 1909 एक्ट के तहत उन्हें एक मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया गया, उन्हें यह अधिकार दे दिया गया। आप ये बात याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इस एक्ट के तहत बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अभी तक क्या था कि आप बजट पर बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। अब आपको उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी मतलब एक तरीके से परमिशन दे दी गई। आप प्रश्न के भी मतलब प्रश्न के ऊपर भी प्रश्न पूछ सकते हो, ऐसा आपको अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की। करा इस एक्ट के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में शामिल कर लिया गया। मतलब इस एक्ट के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद, मतलब हमने बताया वायसराय और गवर्नर की सहायता के लिए एक परिषद थी, तो उस परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। वो भारतीय पहले कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम भारतीय सदस्य जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और लॉर्ड मिंटो कौन थे, तो वो भारत के वायसराय थे 1909 के एक्ट के तहत। मतलब जब 1909 एक्ट जब पारित हुआ उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और इन्हें क्या किया जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 की। तो पहला है, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, आप ये याद रखेंगे। सीधे सीधे पूछ देता, बताइए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड किस एक्ट को कहते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस एक्ट के तहत चालू की गई या प्रारंभ की गई या अपनाई गई, तो 1919 एक्ट के तहत चालू की गई थी। तीसरी बात करें कि पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई। और द्विसदनी व्यवस्था जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा, इस तरह से केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की राज्यसभा और लोकसभा के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कह रहा कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, अर्थात प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। अब इसके तहत क्या किया गया, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। कौन कौन से 2 भाग थे, एक हस्तांतरित विषय था और दूसरा कौन सा था, एक आरक्षित विषय था। ठीक है, आप याद रखेंगे, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, ये आप याद रखेंगे। और दूसरी बात, इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। ठीक, हस्तांतरित विषय क्या था, तो इस पर गवर्नर का शासन होता था। हस्तांतरित विषय जो होते थे इस पर सीधे गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थे। आप याद रखेंगे कि हस्तांतरित विषय पर सीधे गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे।
ठीक। और आरक्षित जो विषय थे वो इस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, मतलब डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता था। वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से आरक्षित विषयों पर शासन करता था, और जो विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं थे। और वो क्या होते थे? जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। किसके थ्रू करता था? जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, उनके थ्रू वो आरक्षित विषयों पर शासन करता था। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। इस वीडियो के लास्ट एक्ट की बात करते हैं। तो इस एक्ट के तहत पहला पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि पूछता है बताइए भारत में संघात्मक शासन सरकार की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1935 एक्ट के तहत की गई थी। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट इसका ये है कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन अब समाप्त कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया? प्रांतों में समाप्त किया गया तो कहां लगाया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को चालू कर दिया गया। प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में से चालू कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट है कि इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। सब में नहीं, लेकिन कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें कि नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आपको पता है आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। और आपको किसके अधीन हुई थी? तो आप ये भी याद रखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इस एक्ट के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बताइए संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, यहाँ की बात करा संघीय न्यायालय की, है ना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि इस एक्ट के द्वारा बर्मा समझते हो, म्यांमार को बोलते हैं। ठीक है, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और साथ 2 नए नगर प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत एक ये भी काम किया गया कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत बनाए गए, एक सिंध प्रांत और दूसरा उड़ीसा का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र रूप एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया था, तो भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं। इसका पॉइंट ये कहता है कि इस एक्ट के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, देखो पहले 1858 एक्ट के तहत वायसराय का पद बनाया गया था और इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया। आप ये याद रखेंगे। ठीक, इस एक्ट के तहत वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट सब समाप्त कर दिया गया। मतलब जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, इसको भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस एक्ट के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बताइए संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दिया गया। आप ये याद रखेंगे। इसको कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इस एक्ट में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। आप ये भी याद रखेंगे कि अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किसके तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इस एक्ट को भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत कहा जाता है। मतलब भारतीय संविधान में जो बहुत सी बातें हैं, जो अधिकांश स्रोत है भारतीय संविधान का, वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि देख लीजिए इसमें मेन जो फैक्ट हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप देख लीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप इसमें ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये किस एक्ट के तहत भारत का शासन प्रशासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो ये तो आपको पता है कि ये एक्ट याद रखेंगे, महारानी विक्टोरिया के अधीन भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। इसमें एक याद रखेंगे ये पॉइंट कि ये वाला कि बंगाल के गवर्नर, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया था। अब वो जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कब किया गया? तो ये याद रखेंगे आप
कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कर दिया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और याद रखेंगे भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया? 1858 के तहत किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने बताया था आपको, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि इसको अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई थी, ये चीज़, ठीक। वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी, ठीक। ये इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आप याद रखेंगे कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने बताया आपको, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बताइए निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई थी, ठीक है। आप याद रखेंगे जो मेन पॉइंट हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं मैं उनको आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आप याद रखेंगे कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है वो किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1909 के तहत, ठीक है। और बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तो 1909 के तहत, ये भी याद रखेंगे आप। आगे बात करते हैं। इसमें आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये दोनों, कि भारत के प्रथम सदस्य जो था, जो भारतीय मतलब कहने मतलब जो भारत की जो वायसराय की गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसमें जो भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो प्रथम थे। और जो सांविधानिक निर्वाचन के जनक जो माने जाते हैं वो लॉर्ड मिंटो, आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 1919 का एक्ट है। इस एक्ट के तहत आप ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं आप, ये तो याद ही रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसमें प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी इस एक्ट के तहत, ये याद रखेंगे। और इनको दो विषयों को बांटा गया, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, आप ये तो देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। भारत शासन अधिनियम 1935, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। इसमें जो पॉइंट हैं वो आप देख लीजिए, इससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला भी संघात्मक शासन की, दूसरा भी केंद्र में प्रांतों में द्वैत शासन हटा करके केंद्र में लगा दिया गया था। और इसके अलावा आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि आरबीआई की स्थापना हुई थी इसके तहत, ठीक है, ये पॉइंट। और संघीय न्यायालय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और ये बर्मा को पृथक कर दिया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने थे, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको भी, इसमें ये पॉइंट आप ध्यान दे सकते हैं कि ये वाला कि भारत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, ये भी याद रखेंगे। तो ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, आप उन पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा। और बाकी महत्वपूर्ण इसमें सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, मैंने आपको वो बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।